हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और उसका जैसे कि आपने लॉकडाउन 1 का पालन किया है वैसे लॉकडाउन 2.0 का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप लोग सेफ़ हैं, इस देश के लोग सेफ़ हैं, पूरी मानव जाति सेफ़ है। इसलिए कोशिश किया करें। मुझे पता है बड़ा इम्पॉसिबल सा है, मैं बड़ा अच्छे से समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप प्लीज़ कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर में रहें। फिर ये कभी टाइम नहीं मिलने वाला, ऐसा मान लेना आप कि घर वालों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। आने वाली टाइम जो है लाइफ जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाली है, बहुत बिजी होने वाली है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉय के साथ, बिल्कुल भी मरे मन के साथ आप टाइम स्पेंड ना करें घर के साथ कि कहाँ फंस गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत लकी लोगों को मिलता है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत लकीली उस टाइम को एंजॉय करें और साथ में रहें। सारा दौर जो है आपको पता है, कोई सा भी दौर हो, कोई सा भी समय हो, सब गुजरने के लिए होता है, ये भी गुजर जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि गुप्त काल की मंदिर की वास्तुकला मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा सेपरेटली। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे सब्जेक्ट में। आपको अगर भारतीय की पूरी मंदिरों की शैली का पता होगा कि किस तरह के मंदिर उत्तर भारत में रहे हैं, किस तरह के मंदिर दक्षिण भारत में रहे हैं और किस तरह के मंदिर आपके पूर्वी पश्चिम में रहे हैं, तो आपको एक जनरल आपका एक इमेज बनेगी कि हाँ किस किस तरीके के मंदिर कहाँ पर पाए जाते हैं। आज हम मंदिरों की स्थापत्य कला पढ़ेंगे और बहुत ईजी ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, किसी के बनाए हों या ना बनाए हों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पुटअप होते हैं। इसी के साथ हम अपने आगे सिलसिला बढ़ाते हैं और उसी के साथ सब्सक्राइब की एक इच्छा रखते हैं। बिल्कुल अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ कर देना, बाकी फिर आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करें या ना करें। बाकी अच्छी लगें तो कर दीजिए करें। अब जो हम मुद्दा लेकर आए हैं वो आपका गुप्त काल का स्थापत्य कला, किसकी? मंदिरों की स्थापत्य कला। तो मंदिर की स्थापत्य कला किसकी? गुप्त काल की। मंदिर स्थापत्य कला। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी अगर मैं आपका इसका बता रहा हूँ कि गुप्त काल में मंदिर की स्थापत्य कला जो है शिखर पर पहुँच चुकी थी अपने, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जो है अपने शिखर पे एकदम से नहीं पहुँचती है, हर चीज़ में टाइम लगता है। हर किसी का विकास होता है चरणों में, सेक्टर में कुछ विकास होता है। ये नहीं कि पहले ही किसी ने किया हो और पहली ही बार में उसने बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर ली हो। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है, पेशेंस लगता है। ये सारी चीज़ें जब लगती हैं तब जाके कोई इंसान जो है सक्सेस हो पाता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंदिरों की आज की जो शैली है वो आज जो थी वो पहले कभी ऐसी नहीं थी, तो पहले जैसी थी वो आज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका चरणों में विकास हुआ है, बहुत चरणों में। जैसे कि आपने नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हो कि किसी भी चीज़ का विकास होता है तो वो एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है विकास होने में, उसका रूप चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो पहले कभी कंप्यूटर जो आते थे वो इतने बड़े बने थे, जब पहले कभी स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे कि एक कमरा कम पड़ जाए, एक कमरे के बराबर आपका कंप्यूटर बना था। लेकिन आज आप उसको जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है, मोबाइल के रूप में। और आप तो मोबाइल देख लो, मोबाइल भी पहले कभी इतने बड़े बड़े मोबाइल बने थे, आज आप उनको घड़ी के रूप में देखते हो, आपकी घड़ी में मोबाइल है। तो ये क्या हुआ? एक विकास हुआ है, चरणों में विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ऐसे मंदिरों में भी कई चरणों में विकास हुआ है। पहले कभी मंदिर कुछ और तरीके के बनते थे, फिर बाद में कुछ और तरीके के बने, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होते चले गए और उनमें शैली में बदलाव होता चला गया। और आज जो मंदिर देखते हो, आज वो कई चरणों के बाद ऐसा विकास हो पाया है। निरंतर विकास चलता रहता है, और ज़्यादा उनमें विकास होगा नो डाउट। बट अभी जिस कंडीशन में हम उस कंडीशन को देख लेते हैं, वो कितने चरणों में विकास हुआ है। तो आपको मैं मंदिर की स्थापत्य कला का विकास चरण बताऊंगा पहले। कि उनका चरण कितना विकास कितने चरण में हुआ है। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, 5 चरणों में विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है 5 चरणों में? गुप्त काल की मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ है 5 चरणों में। पहले कभी मंदिर नहीं मिलते थे इतने, लेकिन इस गुप्त काल में आके मंदिरों के निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुके थे। तो वो विकास हुए होंगे, वो किस तरीके से हुए हैं? तो पहला चरण देखते हैं मंदिर के विकास का, प्रथम चरण। तो पहले कभी बहुत बढ़िया नहीं बन गए होंगे, स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल मंदिर बनते थे। तो वो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट कि आपका
समतल सपाट छत होती थी। जो पहले चरण में जो बनते थे मंदिर, उनकी जो थी समतल सपाट छत होती थी। जैसे डायग्राम भी प्लीज साथ में बनाना। ये ऊपर की छत है, ये आपकी ये ऊपर की समतल सपाट छत हो गई। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, चतुर्भुज आकार। चतुर्भुज का मतलब चार कोने वाला, चार कोनों वाला, चार कोनों वाला। चार कोनों वाले का मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं। तो एक भुजा ये हो गई इसकी, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भुजाएं हो गई है। तो चतुर्भुज इनका आकार है। और स्तंभ जो थे, स्तंभ जिन पर ये टिका हुआ है, वो स्तंभ जो होते थे, स्तंभ जो होते थे बहुत छोटे होते थे। स्तंभ क्या होते थे? छोटे। स्तंभ छोटे होते थे। और इसी के साथ अगर मैं फोर्थ चरण की बात करूं, तो इसमें जो है इसका आधार जो होता था, आधार, जैसे इनको अगर मैं मिला दूं, ये आपकी बेस हो गया, बेस। तो ये किसी बेस पर जो है इस तरीके से रखे होते थे। तो इनका बेस जो होता था, आधार जो होता था, वो बहुत ऊंचा नहीं होता था। आधार जो होता था बहुत कम होता था। तो इस चीज़ में ध्यान रखना। ये पहले जो थे प्रथम चरण में, इसका आधार जिस पर मंदिर रखा होता था, आधार नीचा होता था, नीचा, कम ऊंचा होता था मतलब, या आधार नीचा या कम ऊंचा, एक ही बात है। तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मंदिर बनते थे उनकी समतल एक सपाट छत होती थी और चार भुजाएं होती थी उनकी, जिन पर वो टिके होते थे। भुजा मतलब कि वो स्तंभ होते थे, छोटे छोटे स्तंभ जिन पर वो टिके होते थे। और जो उनका आधार था, आधार वो क्या होता था? बहुत नीचा होता था, बहुत ऊंचे नहीं होते थे आजकल की तरह। तो ये जो होती थी दीवारें, ये खुली होती थी, खुली, ये चारों तरफ से खुली होती थी। इधर से कोई व्यक्ति चढ़ा मंदिर में और अंदर जो है यहाँ पर एक मूर्ति रखी होती थी, मूर्ति, या फिर कोई शिवलिंग जी का पत्थर रखा होता था। तो उस पर जो है लोग क्या करते थे? अपनी आस्था प्रकट करते थे। तो बीच वाले भाग को क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था। बीच में जो भाग रखा था, गर्भ, इस पूरे मंदिर के बीच में, पेट में मतलब इसके, तो उसको गर्भगृह बोला जाता था। तो ये प्रथम चरण में विकास हुआ कि पहले समतल सपाट छत वाले मंदिर पाए गए, उनका आकार चतुर्भुज आकार होता था, समतल जो है स्तंभ उनके छोटे होते थे और आधार उनका नीचा होता था। ये आपका प्रथम चरण हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण की बात करते हैं तो यहां मैं लिख दूंगा द्वितीय चरण। सेम इसमें प्रोसेस है, समतल सपाट छत अभी भी होती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट में दूसरे तृतीय चरण में बताता हूं, समतल सपाट छत अभी भी होती थी और आपका चतुर्भुज आकार अभी भी होता था। स्तंभ छोटे से स्तंभ थोड़े बड़े हो गए, जो पहले नहीं थे अब स्तंभ थोड़े बड़े हो गए। पहले इतने थे तो अब इतने हो चुके थे स्तंभ जिन पर ये टिका होता था। आधार नीचा था तो अब आधार पहले की कंपेयर में, पहले के मतलब प्रथम चरण की कंपेयर में आधार ऊंचा हो गया था। और एक चीज हो रही थी, गर्भगृह के चारों ओर दीवार एवं प्रदक्षिणा पथ बन चुके थे। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी, बाकी सब सेम है। समतल सपाट छत, चतुर्भुज तो आकार रहेगा अभी भी। स्तंभ थोड़े बड़े हो चुके थे, आधार थोड़ा ऊंचा हो चुका था। आधार में ऊंचा कर देता हूं, आधार ऊंचा हो चुका था। ठीक है, और स्तंभ भी ऊंचे हो चुके थे, स्तंभ ऊंचे हो चुके थे मतलब कि बड़े हो चुके थे स्तंभ। और गर्भगृह, ये जो गर्भगृह है इसके जो चारों तरफ दीवार नहीं होती थी, जो खुला होता था, अब उसके चारों तरफ दीवार होने लगी थी। अगर आप इसको 3D में देखोगे
तो इसके चारों तरफ जो है दीवार होने लगी, उधर भी, इधर भी और इधर भी, सामने से भी एक लगभग थोड़ा खोल के उसको दीवार कर दी जाती थी। और इसके अंदर जो है जो मूर्ति रखी हुई है उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ, मतलब कि जो बीच में मूर्ति रखी है उसके चारों तरफ जो है श्रद्धालु अपनी आस्था से उसके चारों तरफ मंदिर में जो भी शिवलिंग रखा है या कोई मूर्ति रखी है उसके चारों तरफ क्या करते थे, रोटेट करते थे। तो क्यों? क्योंकि अब चारों तरफ दीवार हो चुकी थी और वो प्रदक्षिणा पथ वहाँ पे इस तरीके से उसके चारों तरफ मंदिर में घूमते रहते थे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर विकास देखा गया तो समतल सपाट छत तो थी, लेकिन कहीं पर 2 मंजिला मंदिर भी देखे गए। दूसरे चरण में 2 मंजिला मंदिर भी देखे गए। वो कैसे? वो इसी तरीके से समतल, अब ये चित्र बनना तो बड़ा इम्पॉसिबल है, ये इस तरीके से 2 मंजिल बन चुकी थी। तो ये 2 मंजिला, आप ये भी लिख लेना। अब द्वितीय चरण में आप समझ गए होंगे समतल सपाट छत, लेकिन कहीं कहीं पर 2 मंजिला मंदिर भी देखे गए हैं। आकार वही रहेगा अभी भी, स्तंभ थोड़े बड़े हो चुके हैं, आधार ऊंचा हो चुका है, गर्भगृह के चारों ओर दीवारें हो चुकी हैं और प्रदक्षिणा पथ वही एक मंदिर बीच में है, उसके चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, घूम रहे हो, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हो। तो द्वितीय चरण ये हो चुका है। अब आते हैं हम तृतीय चरण की बात। तृतीय चरण में इसको थोड़ा सा तृतीय चरण आ चुका है आपका। तृतीय चरण में अगर मैं आपसे बात करूं तो आधार और ज़्यादा ऊंचा हो चुका था। आधार ऊंचे का मतलब बहुत ऊंचाई पर जाकर आप तब मंदिर पहुंचते थे, सीढ़ियां चढ़कर बहुत सारी। तो अब आधार क्या हो चुका था, देखना आधार बहुत ऊंचा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक अलग चीज का विकास हुआ। ये सेम आपका इस तरीके से समतल, यहां लिख देता हूं मैं, आधार ऊंचा और अधिक। और आपका आधार ऊंचे के साथ ही क्या हुआ, खंबे का मतलब स्तंभ और ऊंचे होने लगे। स्तंभ भी ऊंचा हो चुका था। स्तंभ, ये जो स्तंभ है आपके, स्तंभ ऊंचे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस चरण में आकर क्या हुआ, शिखरों का निर्माण। लेकिन वो शिखर इतने ऊंचे नहीं थे। शिखर जो निर्माण हुआ था वो निम्न ऊंचाई का हुआ था, निम्न, ज़्यादा ऊंचाई का नहीं होता। ठीक है। तो तृतीय चरण में आधार ऊंचा हो चुका था, स्तंभ और ज़्यादा ऊंचे हो चुके थे, और जो अभी तक समतल सपाट छत थी, अब समतल सपाट छत नहीं रही थी। अब समतल सपाट के ऊपर जो है शिखर का निर्माण हो चुका था। किसका? शिखर का निर्माण हो चुका था। ये मैं अभी प्रकाश आपका जो है विकास चरण पढ़ा रहा हूँ मंदिरों का। अभी इसको पर्टिकुलर भी देखेंगे। ठीक है। तो आधार ऊंचा, स्तंभ ऊंचा और शिखर का निर्माण। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस तृतीय चरण में पंचायतन शैली का विकास हुआ। पंचायतन शैली का विकास हुआ। पंचायतन शैली का मतलब यह है, एक ही मंदिर की शैली है। मंदिर शैली का मतलब यह है, इसमें जो है 4 सहायक मंदिर बनेंगे और बीच में एक मुख्य मंदिर होगा। तो वो पंचायतन शैली कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मुख्य मंदिर तो है ही बीच में, लेकिन इसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर और चारों कोने पर बनेंगे। तो इस तरह के मंदिर बनने लगे थे। मुख्य ये होता था, और ये अप्रधान होते थे या गौड़ होते थे। गौड़ का मतलब जितना महत्व ये रखते थे इतना ये नहीं रखते थे। तो पंचायतन शैली में क्या हुआ, 4 कोनों पर सहायक मंदिरों का निर्माण होने लगा, अलग अलग कोनों पर, 4 कोनों पर। तो इसे पंचायतन शैली कहते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जो है मंडप का निर्माण होने लगा। मंडप का निर्माण, इससे पहले भी मंडप का निर्माण हुआ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली। इसमें मंडप का निर्माण का मतलब ये है कि आपके जो इस मंदिर में आने के लिए, इसको कैसे बताऊँ, यहाँ एक मंडप, ये इस तरीके से होता था, और फिर जाके यहाँ पर सीढ़ी होती थी, नीचे से फिर ऊपर आते थे। तो ये आपका और ज़्यादा मैं अभी आगे बताऊंगा, जब पर्टिकुलर बताऊंगा।
तो इसमें क्या हुआ, तृतीय चरण में आकर आधार ऊंचा हो गया, स्तंभ ऊंचा हो गया और शिखर का निर्माण होने लगा, जो अभी समतल सपाट थी। पंचायतन शैली का मतलब ये एक मंदिर की रचना शैली है जिसमें जो है 4 कोनों पर सहायक मंदिर का निर्माण होता है और बीच में मुख्य मंदिर होता है। ये पंचायतन शैली कहलाती है। मंडप का निर्माण इस टाइम पर देखा गया। ठीक है, शिखरों का निर्माण हुआ, लेकिन शिखर जो थे ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। अब जो हम देखते हैं चतुर्थ चरण देखते हैं इसका, चतुर्थ चरण। ठीक है, चतुर्थ चरण में सेम यही प्रोसेस रही और जिस तरीके से विकास तृतीय चरण में चल रहा था वही आपका चतुर्थ चरण में आके विकास होता रहा। कोई ज़्यादा कोई इतना महत्व नहीं बढ़ा। सेम उसी तरह की प्रोसेस चतुर्थ चरण में भी चलती रही। सेम उसी तरीके का जो है लगातार विकास चलता रहा। मतलब इसमें आप लिख सकते हो निरंतर विकास चलता रहा। निरंतर विकास का मतलब जो पहले प्रथम द्वितीय तृतीय के बाद चला था वो चतुर्थ में भी चलता चला गया इसी तरीके से। अब आपका आता है पंचम चरण, फिफ्थ। तो पंचम चरण में वही आपका अब और ज़्यादा विकास हो चुका था। अब जो है पूरे भारत में मंदिर की 3 मुख्य शैली का निर्माण हुआ। भारत में मंदिर की 3 मुख्य शैली का निर्माण हुआ और पंचम चरण में सबसे क्या खास बात है, मंदिर की स्थापत्य कला, वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। विकास के चरण में अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी और भारत में मंदिर की 3 मुख्य शैली का निर्माण हुआ, विकास हुआ। वो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, नहीं है तो सुन लीजिए। नागर शैली, ये कहाँ है, कैसे सब पढ़ेंगे। नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपका ये अगला जो है वेसर शैली। ये 3 मुख्य हैं, और भी हैं आपके नायक, होयसाल, पाल, सैनी, ये सब देखेंगे। लेकिन मुख्य जो है नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली का विकास हुआ। इन 5 चरणों में आकर ये 5वें चरण में इस शैली का विकास हुआ। तो इन शैली को हमें पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा मुख्य हैं और आज भी इस शैली के मंदिर भारत में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में अलग अलग जगह पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अभी जो है मेन मंदिर की वास्तुकला का विकास रह रहा है। ये तो चरण में विकास हो चुका है। अब वो बना के दिखाऊंगा मैं कौन सी नागर शैली है, कौन सी आपकी द्रविड़ शैली है, कौन सी आपकी वेसर शैली है। तो एक बार इसको जरूर बना लीजिएगा। भारत में मंदिर की 3 मुख्य शैली का निर्माण ये हुआ है, इस टाइम पर अपने शिखर पर पहुँच चुकी थी। और इसी के बाद जो है एक पॉइंट और, इसी के बाद जो है गुप्त काल के बाद वही 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद, गुप्त काल के बाद भारत में मंदिर का विकास या फिर निर्माण आरंभ हो चुका था। निर्माण ज़्यादा ठीक रहेगा, निर्माण आरंभ हो गया। इसके बाद लगातार मंदिर के निर्माण होने लगे यहीं से। तो ये आप इसको थोड़ा थोड़ा बना के रखना है, इसको समझ के रखना है। इनकी क्या क्या ये है सब मैं इसकी फॉर्म बताऊंगा अभी आगे जो है। इसको आप एक बार बना लीजिए ज़रूर। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब जो है पर्टिकुलर जो है शैलियाँ देखते हैं जिन शैलियों का विकास होकर आया था। ये 5 चरणों में हमने ये देखी है कि किस तरीके से विकास हुआ है 5 चरणों में। तो बहुत ये फॉर्म बनकर आई है, इन फॉर्म को अब हमें पढ़ना है। अब जो है मंदिर शैली देखते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल की मंदिर शैली। तो जो मुख्य है वो एक तरफ लिख देता हूं मैं। जैसे कि आपने सुनी होगी नागर शैली, दूसरी आपने सुनी होगी द्रविड़ शैली, तीसरी आपने सुनी होगी वेसर शैली। ठीक है, अगली जो है नायक शैली, अगली जो है विजयनगर शैली, उसके बाद
होयसाल शैली, उसके साथ पाल एवं सेन शैली। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ गुप्त काल में जो मंदिर शैली का विकास हुआ है वो कई चरणों में है, और वो कई चरणों में होने के बाद इस रूप में, इस नाम के रूपों में निकल कर आई है। तो मुख्य तो आपकी मैंने एक तरफ लिख दी हैं, और भी हैं तो वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, तो वो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वैशर शैली है। कहाँ है, कैसे है, किस तरीके की है, वो सब आपको बताई जाएगी। तो नागर शैली की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले नागर शैली लेंगे। ये हमने जो है नागर शैली ले लिया यहाँ से, लेकिन आपको इससे पहले कुछ मुख्य बिंदु देखने होंगे, सोचने होंगे कि मुख्य बिंदु क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है, अभी इनको जो है भूल जाओ, जैसे जैसे आएगा हम इनको पढ़ेंगे। नागर शैली का ही बहुत सारे मुद्दे हैं, तो नागर शैली को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द्रविड़, फिर वैशर। तो समझते हैं, आइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इसको पढ़ने से पहले, जैसे बेसिक शब्दावली। ये आपका जो होता है, ये होता है शिखर, ये होता है शिखर, और इसके बीच में जो नीचे अंदर रखा होता है इसको बोलते हैं गर्भगृह। जो अंदर नीचे की तरफ बीच में जहाँ पर जाके मंदिर या श्रद्धालु में जाके जो पुजारी बैठे रहते हैं, वहाँ पर श्रद्धालु की जो है पूजा कराते हैं, वो अंदर जो है गर्भगृह रखा होता है, और ये बहुत ऊंचे आधार पर रखा होता है, और इधर से भी बहुत ऊंचे आधार पर रखा होता है, और यहाँ से इस तरीके से मिल जाती है। और यहाँ पर और छोटे छोटे मंडप होते हैं, इनको ये तो ये आपका जो है शिखर कहलाता है, और ये कहलाते हैं आपके मंडप। मंडप का मतलब होता है प्रवेश गृह। जैसे अगर आप यहाँ से चढ़ोगे तो इनके अंदर जाते हुए तब आप इसके अंदर पहुँचोगे, ठीक है। जैसे ये इसको 3D में आप इमेज करो, सॉरी, ये अंदर जाओगे, ये अंदर जाओगे, फिर ये अंदर जाओगे, इस तरीके से अंदर जा जाके आप तब यहाँ से आओगे। चढ़ के कहाँ से आ रहे हो आप? इन सीढ़ी पर से चढ़ कर आ रहे हो, तो इनसे चढ़ते चढ़ते तब आप अंदर पहुँचोगे। तो ये बीच में जो इस तरीके से, अगर आप इमेज में डाल दूंगा, इमेज देख लेना आप समझ जाओगे। तो ये मंडप होते हैं, शिखर होते हैं, गर्भगृह होते हैं, ये आधार, ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये जो है ये पिलर के माध्यम से, स्तंभ के माध्यम से रुके होते हैं। अब मैं आपको कैसे 3D में दिखाऊं। यहाँ पर ये एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और ये एक यहाँ, ये अब इनके बीच में को निकल के श्रद्धालु जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इमेज तो बन रहा होगा, और मैं इमेज डाल दूंगा आपको तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये गर्भगृह से परिचित होना चाहिए, शिखर से और मंडप से। अब हम नागर शैली को पढ़ते हैं, इसको एक बार बना लीजिए, फिर हम नागर शैली को देखते हैं। स्टॉप करके बना लेना। नागर शैली को समझते हैं, चलो। नागर शैली जो है 5वीं शताब्दी में नागर शैली का विकास हुआ। 5वीं शताब्दी में विकास हुआ, और इस 5वीं शताब्दी के साथ ही इसी नागर शैली की 3 उपशैलियों का भी विकास हुआ। 3 उपशैली, ध्यान से सुन लेना। नागर शैली का जो मंदिर का जो विकास हुआ, नागर शैली मंदिर का, वो 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल की 5वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। और इसी के अंदर 3 उपशैलियाँ, इसी के बिहार पर, इसी के तरीके से, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज, बदलाव, तो वो उपशैलियाँ कहलाई। 3 उपशैलियों का विकास हुआ। जैसे आपकी जो है उड़ीसा के साथ आपकी सोलंकी, और आपकी खजुराहो। फिर से एक बार देख लीजिए 3 उपशैली का, एक आपकी ये उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, और आपकी सोलंकी शैली। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि नागर शैली में 5वीं शताब्दी में विकास हुआ था। नागर शैली को अलग समझेंगे, उड़ीसा शैली को अलग, खजुराहो शैली को अलग, सोलंकी शैली को अलग। कैसे? नागर शैली का जब 5वीं शताब्दी में विकास हुआ, इनके अंदर 3 उपशैली का जब विकास हुआ, तो उड़ीसा का जो है, आपको मैं बता देता हूँ, ये 5वीं शताब्दी में जो हुआ था, ये उत्तर भारत में हुआ था।
उत्तर भारत में। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपका अब ये जो नागर शैली का विकास हुआ था ये हुआ था आपका उत्तर भारत में, यहाँ पर उत्तर भारत में। अब इसी के अंदर 3 उपशैलियों का विकास हुआ है। तो ये जो हुई थी आपकी, ये आपकी पूरब में हुई थी। इसके सामने मैं पूरब लिख देता हूँ या पूर्वी। तो यहाँ पर आपका उड़ीसा शैली का विकास हुआ था, अलग से पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद खजुराहो शैली का, ये आपका मध्य में, खजुराहो शैली ये आपका मध्य में विकास हुआ था इसका। मध्य क्या, मध्य भारत में इसका विकास हुआ था। ये आपका पूर्वी, ये आपका मध्य और आपका ये पश्चिम हिस्सा। पश्चिम में कहा हुआ था सोलंकी शैली मंदिरों का विकास हुआ था, सोलंकी शैली। और ये जो हुआ था आपका गुजरात प्लस आरएस, गुजरात प्लस राजस्थान वाले क्षेत्रों में हुआ था। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ और उसकी 3 उपशैलियों का विकास हुआ, जो पूर्वी में भी हुआ, मध्य में भी हुआ और आपका पश्चिम में भी हुआ। पश्चिम में जिस नाम से जाना जाता था वो सोलंकी शैली थी, पूर्वी में जिस नाम से जाना जाता वो उड़ीसा शैली थी और मध्य में जिस नाम से जाना जाता वो खजुराहो शैली थी। सबको अलग अलग पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले हम किसको लेंगे, नागर शैली को लेंगे, जिसका उत्तर भारत में विकास हुआ था। किस तरीके से, इसको एक बार जल्दी बना लीजिए प्लीज़ आप। तो ये आपका सोलंकी शैली में एक चीज़ और लिख देना बस, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, गुजरात प्लस आरएस वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नागर शैली को पढ़ेंगे, उड़ीसा शैली को पढ़ेंगे, खजुराहो शैली को पढ़ेंगे, सोलंकी शैली को पढ़ेंगे। अभी मैंने इनके बारे में पढ़ाया नहीं है, आपको ये बताया है कि इन शैलियों का विकास कहाँ पर हुआ है। पूरब में हुआ था, मध्य में हुआ था और आपका गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में हुआ था और ये उत्तर भारत वाले क्षेत्र में हुआ था नागर। नागर की 3 उपशैलियाँ थी ये इस तरीके से, क्लियर। अब हम नागर शैली को समझेंगे, फिर उड़ीसा को, फिर खजुराहो को, फिर सोलंकी को, सबको अलग अलग समझेंगे, क्योंकि सबके मंदिरों के निर्माण करने की शैलियाँ अलग अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधार जो था वो लिया गया किससे था, नागर से लिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी नागर शैली पढ़ेंगे, फिर द्रविड़ पढ़ेंगे, फिर वैश्य। तो अभी इनका काम नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो किस तरीके के होते थे, वो समझ लीजिएगा पहले। इनमें क्या होता था, टाइम लगेगा लेकिन इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ये देखिए आपको सीढ़ी थोड़ा लगा होगा इसमें, और यहाँ से आपका ये इस तरीके से शिखर हो जाते थे। और ये थोड़ी सी लगी होगी कि हाँ लग रहा है कुछ। अब जैसे इसके अंदर जो रखा होता था इसको बोलते थे गर्भगृह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बोलते थे गर्भगृह। और इसी गर्भगृह के चारों तरफ यहाँ पर राउंड माउंड, यहाँ पर एक प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ का मतलब ये है कि श्रद्धालु इसके चारों तरफ घूमते थे, रोटेट होते थे। इसको बोलते थे शिखर।
इसको बोलते थे शिखर। शिखर कई प्रकार के होते थे, इसको जरूर देख लेना आप। लैटिना, फमसाना, लैटिना और फमसाना। और एक प्रकार का और होता था, वो होता था आपका बल्लवी। ठीक है, कितने प्रकार के होते थे शिखर? या तो आपका लैटिना होगा, मतलब कि वर्गाकार, जैसे यहाँ पर ये वर्ग के रूप में रखा होगा, गोल गोल, वर्ग के रूप में गोल गोल। या फिर बल्लवी आयताकार, या फिर चौड़ा। क्या इसको ऐसे बोल सकते, या उसका आधार वर्गाकार होगा, या उसका आधार चौड़ा होगा, या फिर उसका आधार आयताकार होगा। किसका? शिखर का। ये जो शिखर रखे हुए हैं ना, ये शिखर जो रखे हुए हैं, या तो ये लैटिना होगा। लैटिना का मतलब इसका जो आधार होगा वो वर्गाकार होगा। फमसाना जिसका आधार चौड़ा होगा, चौड़ा और चौड़ा होगा आधार। और बल्लवी का मतलब आधार जो है आयताकार होगा, आयताकार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शिखरों का जो है किस तरीके का जो है रूप होता था, तो वो 3 प्रकार आप ध्यान रखना, लैटिना, फमसाना और बल्लवी। अभी हम और चीज़ समझ रहे हैं। तो शिखर आप समझ चुके होंगे, शिखर क्या होता था? ये आपका शिखर हो चुका है। और मैंने आपको बताया था ये थे आपके मंडप। मंडप, मंडप का मतलब जैसे ये यहाँ से आप जब जाओगे तो इसके अंदर अंदर आप जाओगे, तब आप गर्भगृह पहुँचोगे। तो मंडप को जो बोलते थे प्रवेश स्थल बोलते थे। प्रवेश स्थल क्यों? क्योंकि यहाँ मंडप, यहाँ मंडप, यहीं से तो आप प्रवेश करोगे। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति जाता है और ये अंदर पहुँचता है और यहाँ और अंदर आ गया है, तो ये मंडप के अंदर जा रहा। तो मंडप जो थे, ये जो मंडप, ये एक प्रवेश स्थल था। और इसी मंडप में आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके पिलर थे। इन्हीं पिलर के बीच से निकल के, इसको बोलते थे आप स्तंभ। इन्हीं को स्तंभ बोलते थे। और इनको तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी के घर में होंगी, सीढ़ी। और इसको बोलते थे चबूतरा। इसको बोलते थे चबूतरा, जिसके ऊपर ये रखा होता था, आधार जो होता था। इसमें शायद और कुछ चीज़ अब नहीं रह रही है। हाँ, ये और चीज़, ये गुप्त काल की मंदिर स्थापत्य कला तो आप लोगों को पता ही है। ये यहाँ पर एक रखा होता था जिसको बोलते थे आमलक। क्या बोलते थे? आमलक। और इसी के ऊपर इस तरीके से इसको बोलते थे कलश। तो ये आपका पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है, ये नागर शैली का मंदिर बना दिया। किसका? नागर शैली का मंदिर, जो आपके उत्तर भारत में। इसी तरीके से मैं खजुराहो के अलग बनाऊंगा, उड़ीसा के अलग बनाऊंगा और सोलंकी के अलग बनाऊंगा। तीनों के अलग होंगे। ये नागर का मैंने बनाया है, आप इसको बना दिए। इसमें कुछ पॉइंट और थे कि इन मंदिरों में पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट, इन मंदिरों का जो है 2 तरीके से नगर बनते थे, नगर भवन। एक होता था गर्भगृह, एक होता है गर्भगृह, एक होता था मंडप। ये होता था गर्भगृह, ये वाला जो ऊंचाई पर होता था, और ये होता था नीचा। तो गर्भगृह ऊंचा होता था और ये आपका छोटा होता था। फिर आपसे बता रहा हूँ, नागर शैली के जो भवन बनते थे 2 प्रकार से बनते थे, गर्भगृह और मंडप। ये आपका पूरा गर्भगृह हो गया और ये दूसरा मंडप हो गया। ये ऊंचे होते थे और मंडप जो है छोटे होते थे। ये ऊंचे होते थे और ये छोटे होते थे। ठीक है, इसी में एक चीज़ और ध्यान रखना, इन मंदिर के परिसर में, क्षेत्र में जहाँ पर ये मंदिर होता था, कहीं पर भी आपके क्या नहीं होते थे? पानी नहीं होता था, पानी, जल नहीं होता था, जल नहीं होता था। और ये आप क्या देख रहे हो? चबूतरे कैसे थे? चबूतरे थे ऊंचे, चबूतरे थे ऊंचे, ऊंचे चबूतरे। और जो मंडप होते थे, मंडप ये किस पर रुके होते थे? ये मंडप जो है, मंडप स्तंभों पर रुके होते थे। बस ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखना। नगर भवन 2 प्रकार से बने होते थे, एक गर्भगृह होता था, एक मंडप। गर्भगृह ऊंचा होता था, मंडप छोटा होता था। इस कहीं पूरे परिसर में जल नहीं होता था, पीने के लिए कहीं जल नहीं होता था।
और ऊंचे चबूतरे होते थे, और मंडप जो थे, मंडप ये स्तंभों से रुके होते थे। किससे रुके होते थे? स्तंभों से रुके होते थे। आई होप ये आपको नागर शैली पूरी समझ में आई होगी। ये पॉइंट है कुछ इस तरीके से, इनको जरूर बनाने लगा। लेटिना, फमसाना, बल्लवी, ये आपके क्या शिखर के प्रकार हैं। शिखर के क्या हैं? प्रकार है। इसी के साथ आप इसको जल्दी बनाइएगा, क्योंकि अभी मुझे उड़ीसा और सोलंकी और गुजरात वाली बतानी है चीज़ें। तो ये आपका हो चुका होगा। अब जो है मैं आपको नागर शैली की जो 3 उपशैलियाँ थी उनको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। नागर शैली की 3 उपशैलियाँ थी, उसमें से जो सबसे पहली पढ़ेंगे हैं वो पढ़ेंगे उड़ीसा। उड़ीसा शैली। देखो, उड़ीसा शैली जहाँ पर विकास हुआ था वहाँ कलिंग शासक, कलिंग, उड़ीसा के अंदर कलिंग शासक का साम्राज्य था। कलिंग शासक का साम्राज्य, तो वहाँ पर भी कई शैलियों का विकास हुआ था। वहीं पर उड़ीसा शैली में कई शैली का विकास हुआ था, मंदिर की कई मंदिर शैली का विकास हुआ था। तो हम जो है उसी में से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट में बताऊँ तो यहाँ पे जो मंदिर शैली बनी थी उसके मंदिरों में, मंदिर जो बने थे उन मंदिरों की बाहर की दीवारों पर क्या जो नक्काशी होती, नक्काशी वो होती थी, लेकिन भीतर की दीवारों पर नक्काशी नहीं होती थी। जैसे एक पूरा मंदिर है तो बाहर की दीवारों पर तो उसके पूरा डिज़ाइन वगैरह बना रखा है, लेकिन अंदर की दीवारों पर, भीतर की जो दीवार थी उस पर कोई नक्काशी नहीं थी। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें जो मैंने आपको इससे नागर शैली में जो स्तंभों का प्रयोग बताया था कि स्तंभों का प्रयोग था, लेकिन इसमें आके स्तंभों का प्रयोग नहीं था। जो मंडप थे, मंडप वो स्तंभों से नहीं रुके हुए थे, वो मंडप जो रुके हुए थे वो आपके मंडप लोहे की रोड से रुके हुए थे। कौन सी रोड से? लोहे की। जैसे मैंने आपको बताया था, एक शिखर बताया था, फिर मंडप बताए थे छोटे छोटे, मंडप के नीचे मैंने आपके स्तंभ लगाए थे। इस मंडप के नीचे जो है स्तंभ न लग के लोहे की रोड खड़ी है। क्या खड़ी है? लोहे की रोड खड़ी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर आपका मंदिर जो है, मंदिर पहले उसको देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह के मंदिर बने होते थे। अब मैं इसको 3D में कैसे बनाऊँ, आप जब मैं चित्र लगाऊंगा तो आप उससे समझ जाना कि यहाँ पर इस तरीके से जो है आगे की तरफ जो है बहुत सारे पिलर लगे हुए होते थे, और उन पिलरों पर ये खड़ा हुआ होता था इस तरीके से आगे की तरफ, और यहाँ से ये प्रवेश करते थे। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसको समझिए ना। उड़ीसा शैली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। मंदिर इस तरीके के होते थे, इसमें बाहर की दीवारों पर नक्काशी, लोहे के स्तंभों का प्रयोग नहीं होता था, लोहे का प्रयोग होता था। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे जो है आपकी सोलंकी, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, आप इसको जल्दी बना लीजिए। इसमें एक चीज़ और देख लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये इस तरीके से मंडप थे। जैसे कि मंडप पहले भी बताए हैं मैंने, ये जो मंडप होते थे किससे? लोहे की रोड से रुके होते थे, लोहे की रोड से। और यहाँ पे उड़ीसा में मंडप को जो बोलते थे वो बोलते थे जगमोहन। यहाँ पर मंडप को मंडप नहीं बोलते थे, जो मंडप मैंने आपको दिखाए थे इस तरीके से, इनको जगमोहन बोलते थे। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर इन्हीं मंडप का नाम क्या हो चुका था? जगमोहन हो चुका था। और इसी तरीके से यहाँ पे जो आपने शिखर सुना होगा नागर शैली में, इनका नाम यहाँ पर हो चुका था रेखा देवल। क्या हो चुका था? रेखा देवल। मतलब कि उड़ीसा की शैली में जो नागर की एक उपशैली थी, वहाँ पर शिखर का नाम बदल कर क्या हो चुका था? रेखा देवल बोलते थे शिखरों को, और जो मंडप थे उनका नाम जगमोहन पड़ चुका था। अब मैं आपको 2 और शैली बता देता हूँ जल्दी सी, खजुराहो की और आपका सोलंकी की, लेकिन उसमें भी फिर टाइम लगेगा चित्रवित बनाने में। 1 मिनट में बोर्ड पर उतार देता हूँ, फिर एकदम से आपको समझ में जाएगा और एकदम वो बन भी जाएगी।
तो ये आपका जो मैंने उड़ीसा शैली बताई है, उसी के बाद ये आपकी खजुराहो शैली और सोलंकी शैली जल्दी से देख लेते हैं। खजुराहो शैली जो है उस टाइम पे जो मध्य भारत जो था, मध्य भारत, खजुराहो शैली जो आपके मध्य भारत में जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासकों के द्वारा विकसित की गई थी मध्य भारत में। कौन सी शैली? खजुराहो शैली। चंदेल शासकों के द्वारा इस शैली को, खजुराहो शैली को मध्य भारत में विकसित किया गया था, मध्य भारत में विकसित किया गया था। तो खजुराहो शैली को इसलिए चंदेल शैली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चंदेल शासकों के द्वारा इस शैली का विकास किया गया था। भीतरी और बाहरी दीवारों पर नक्काशी होती थी। उस वाली में जो पहले आपने उड़ीसा शैली देखी थी उसमें सिर्फ बाहरी दीवारों पर नक्काशी होती थी, इसमें भीतरी और बाहरी दोनों दीवारों पर नक्काशी की जाती थी। बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता था। और इसी खजुराहो शैली में जो है मंदिर जो होते थे वो, उसमें जो मंदिर में जो बाहर जो दिखाए गए हैं वो कामुक शैली की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। कामुक शैली का मतलब कि जो उसमें मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, उसमें वो बड़े अभद्र तरीके से एक दूसरे से चिपटे हैं, लगे हैं आपस में, तो वो कामुक शैली उनको बोलते हैं, जिसमें वो नग्न अवस्था में जो मूर्तियाँ एक दूसरे के पास गले लगे हुए हैं साथ में। 3 कक्ष होते थे। अभी तक आपको मैंने 2 कक्ष बताए थे नागर शैली में, इसमें 3 कक्ष होते थे। वो 3 कक्ष कौन कौन से हैं? एक तो आपका गर्भगृह, एक आपका मंडप और दूसरा अर्धमंडप। ये क्या बात हुई? जैसे ये आपका गर्भगृह हो गया, इसके बाद ये मंडप हो गया और इसके बाद ये अर्धमंडप। ठीक है, गर्भगृह तो पूरा बड़ा हो चुका था, मंडप उससे छोटे थे बस, और अर्धमंडप जो उस मंडप से भी जो छोटा होता था। तो 3 कक्ष देखे गए थे इस वाली शैली में। कौन सी? खजुराहो शैली में। तो गर्भगृह, मंडप और उसका छोटा रूप अर्धमंडप। गर्भगृह तक मतलब कि जो गर्भगृह था, जैसे कि मंदिर का गर्भगृह है और इसके तक जाने के लिए आपको एक रास्ता तय करना पड़ता था। उस गलियारे को क्या बोलते थे? अंतराल बोलते थे खजुराहो शैली में। इस रास्ते से इस गर्भगृह तक पहुंचने के लिए बीच में जो गलियारा था, बीच का जो रास्ता था, इसको बोलते थे अंतराल। एक सेकेंड, तो मैं आपको बता रहा था इस गर्भगृह तक पहुंचने के लिए गलियारा जो होता था उसका नाम अंतराल रखा गया था। पंचायतन शैली में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका क्या होता था, जो मुख्य मंदिर होता था वो बीच में होता था और उसके चारों तरफ जो है सहायक मंदिर होते थे। तो ये शैली कौन सी कहलाती थी? पंचायतन शैली कहलाती थी। इसमें जो चबूतरे होते थे वो ऊंचे, अपेक्षाकृत ऊंचे, मतलब कि और ज़्यादा ऊंचे चबूतरे होते थे कंपेयर टू किसी और के, जो और शैली मैंने आपको बताई है। सोलंकी शैली आपकी वो है, उसको मरुगुज्जर के नाम से भी जाना जाता था। और सोलंकी शासकों द्वारा या सोलंकी शासकों के संरक्षण में इस सोलंकी शैली का विकास हुआ था। और इसमें जो है नक्काशी कहीं नहीं होती थी, इन मंदिरों में नक्काशी नहीं होती थी। और गर्भगृह जो होते थे वो दोनों ओर से मंडप से जुड़े होते थे। जैसे ये बीच में अगर गर्भगृह है तो इधर भी मंडप है और इधर भी मंडप है, और यहाँ पर रास्ता है और यहाँ पर रास्ता है, और इस तरीके से इस गर्भगृह तक पहुँचा जाता था। मतलब कि गर्भगृह दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा हुआ होता था। सजावट होती थी इसमें, जो है बरामदा जो होता था वो सजा हुआ होता था। और धनुष के आकार का जो द्वार होता था जहाँ पे एंट्री करते थे आप, उसको तोरण नाम दिया जाता था। मंदिर परिसर में बावड़ी स्थित है। बावड़ी का मतलब यह है, जैसे मंदिर है उसके सामने एक जलाशय होगा, जलकुंड होगा, सूर्य कुंड होगा, तो उसको जो है बावड़ी बोला जाता है। जैसे किसी आपने मंदिर के सामने देखा होगा कोई तालाब टाइप में है, जलाशय टाइप में है, या उसको सूर्य कुंड कहा जाता था, तो उसको क्या बोलते थे? बावड़ी बोलते थे, बावड़ी। तो आपको पता है उस तालाब में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, चारों तरफ सीढ़ियाँ। तो उन सीढ़ियों पर क्या होते थे? छोटे छोटे मंदिर स्थित होते थे इस शैली में। कौन सी शैली में? सोलंकी शैली में। बावड़ी किसको बोलते थे? जो मंदिर के सामने जो है एक तालाब होता था, जलाशय होता था, जलकुंड होता था, उसको जो है बावड़ी बोलते थे उस टाइम पर। और इस बावड़ी में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ होती थी, उन सीढ़ियों पर जो है छोटे छोटे मंदिर स्थित होते थे। और ये सोलंकी शासकों द्वारा, मैंने आपको पहले बताया है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में इन शैली का विकास हुआ था। और इस शैली को ही मरुगुज्जर के नाम से जाना जाता है। जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको एक बार प्लीज़ अपने हिसाब से जल्दी से बना लेना, फिर देख लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अभी आपकी द्रविड़ शैली, बेसर शैली जो इम्पोर्टेंट है वो अगले लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, बिना टाइम गवाए इसको जल्दी से तैयार कर लेना आप। अगला जल्दी ही वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।